हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक थी लोकतांत्रिकी राजनीति भाग 2 पर चर्चा कर रहे थे और चैप्टर 5 था जन संघर्ष और आंदोलन। तो आप देख सकते हैं संदर्भ में कि हम लोग जन संघर्ष और आंदोलन पे थे। तो इसके पार्ट 4 को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, 4 पार्ट। अब हम पार्ट 5 पे आगे बढ़ेंगे, 4 पे, वो 5 पे। तो देख सकते हैं संदर्भ में कि हम लोग जो पढ़ लिख रहे हैं वो इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत पढ़ लिख रहे हैं। आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, साक्षर हो सकते हैं। तो देख सकते हैं संदर्भ में, एक मिनट दोस्त। तो हम देखेंगे कि अगर आपका यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, जीएस के जो मेंस का पेपर है, अगर आप उसे देखेंगे सेम लगभग है। सिर्फ यूपीपीसीएस में क्या है, सिर्फ सिलेबस जुड़ा हुआ है यूपी स्पेशल, कुछ एक दो एक्स्ट्रा सिलेबस को ज़्यादा एलोबरेट किया हुआ है। नियर अबाउट सिलेबस वही है। आप देख सकते हैं कि जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के आसपास आपको दिखाई पड़ेगा। बेसिक्स के साथ साथ आपको नियर अबाउट काफ़ी हद तक जो है सिलेबस कवर भी दिखाई देगा अगर आप 6 to 12 कंप्लीट किए हुए हैं एनसीईआरटी। साथ ही आप देखेंगे कि यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हैं प्री कम मेंस के हिसाब से। एनसीईआरटी मेंस के संदर्भ में आपको बता चुके हैं। अदर स्टेट के जो मेंस है जहाँ क्या है कुछ और अगर कोई सिलेबस डिज़ाइन किया है तो कहीं ना कहीं वो आपको एनसीईआरटी के आसपास से मिलेगा। आप देख सकते हैं कि वनडे एग्ज़ाम और यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस के मेंस के पेपर 2 आपको चर्चा कर चुके हैं। आप देखेंगे हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर 5 पे जन संघर्ष और आंदोलन। तो हम इस पे देखेंगे आगे कि जन संघर्ष और आंदोलन की चर्चा करें तो देखेंगे हम लोग अगर इस इंडेक्स या विषय सूची पे तो ये यूनिट 3 है और इस यूनिट 3 में आप देखेंगे जन संघर्ष और आंदोलन की बात कर रहे थे। हम भारत के संविधान की बात करें तो हमारे संविधान विशेषज्ञों ने एक उद्देशिका लिखी थी जिसे क्या है, इसे संविधान विशेषज्ञों ने भी कहा कि भारत के संविधान का क्या क्रक्स है, कुंजी है। फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका ने भी इसे जो है मोहर लगाई अपने डिसीजनों में। तो इसे देख सकते हैं कि एनसीईआरटी के संदर्भ में यूपीएस जो है आपको अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है तो आप देखेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर पॉलिटिकल साइंस है आपका तो अब इसे आप मस्ट है पढ़ना, ठीक है। साथ ही अगर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, नेट दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, तब भी आपको इन एनसीईआरटीज़ को पढ़नी चाहिए। तो देखेंगे हम बात कर रहे थे चैप्टर 5 पे जन संघर्ष और आंदोलन, पार्ट 5 पे हम लोग पार्ट 4 कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर के। तो आंदोलनकारी समूह की बात करें तो आंदोलनकारी समूह की हमने बताया था इस चैप्टर का नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। इसी संदर्भ में हमने क्या पढ़ा था, एक दबावकारी समूह। तो दबावकारी समूह भी आंदोलनकारी समूह के रूप में होते हैं। और आप देखेंगे एडवोक्रेसी जो ग्रुप बोले जाते हैं, प्रभावक समूह भी होते हैं जिन्हें कह सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आंदोलनकारी समूह के रूप में होते हैं। अगर कोई यूनियन है, कोई, ठीक है, आप देखेंगे किसी सरकारी विभाग का कोई यूनियन है वो भी क्या है आंदोलन करती है कभी कभी। लेकिन कुछ सुप्रीम कोर्ट की इस पर गाइडलाइंस हैं, खासकर जब शुरू हुआ था केस, ये मारुति जो हरियाणा का केस है, इसके संदर्भ में कहा था कि आप हड़ताल कर सकते हैं लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। तो आपका आंदोलन अगर बात करें तो दबाव समूह के रूप में आप देखेंगे आंदोलनकारी समूह के रूप में आप क्या है, अगर किसान हैं, किसानों का ग्रुप है आंदोलनकारी समूह के रूप में होगा। अगर हम बात करें किसानों के साथ, ठीक है, कोई देख सकते हैं डॉक्टर हुए, ठीक है, और अगर देख सकते हैं वकील हुए, ये भी क्या है समूह हैं सारे, ये भी क्या है अलग अलग है। लेकिन आंदोलनकारी समूह एक क्या है, नागरिक समाज की बात करें अगर हम तो इस नागरिक समाज में आप देखेंगे जो राज्य हित, राज्य और सामाजिक हित में जो मुद्दे होते हैं, आप देख सकते हैं उन्हें कि ये जो उन्हें क्या होता है वो भी एक आंदोलन का रूप ले सकते हैं। और इस आंदोलन के रूप में आप देख सकते हैं कि जो सामाजिक मुद्दे हों, राज्य से मुद्दे हों, जैसे कोई करप्शन से जुड़ा मुद्दा हो सकता है किसी,
ऐसे सोशल इशू, जिसे हम क्या है आंदोलनकारी समूह के माध्यम से ही सोशल इशू उठते हैं, तो आप देख सकते हैं फिर उसमें क्या आपको सोशल जस्टिस मिलेगा अगर सरकार उस पर कानून बनाएगी और आपके साथ एप्लीकेशन होगा। भारत में ऐसे बहुत सारे कानून बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। आपका मिड डे मील भी एक क्या है, एक समाज एक फंड के तहत आप देखेंगे पहले क्या वो एक सोशल मुद्दा उठा, फिर कोर्ट ने तमिलनाडु की कोर्ट क्या करती है उस पर एक अपना डिसीजन सुनाती है। इसके बाद वो धीरे धीरे क्या है सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन को मोहर लगाती है और इसे पूरे भारत देश में क्या है लागू करने के लिए सरकार को एक गाइडलाइन देती है। शुरुआत वहाँ भी एक आंदोलनकारी समूह के रूप में होती है, वो भी एक आंदोलनकारी समूह का हिस्सा है कह सकते हैं इसे। इसके साथ ही आप देखेंगे कि ऐसे जैसे हमने बताया आपको पिछले वीडियो में कि जैसे दहेज प्रथा अधिनियम, ठीक है, मैला ढोने की प्रथा, इसमें क्या ये सभी आंदोलनकारियों ने पहले क्या है एक आंदोलन, एक धरना प्रदर्शन, एक आंदोलन किया। इसके बाद इस पर क्या है सरकार समाज का जो है ध्यान आकर्षित किया अपनी तरफ और ध्यान आकर्षित करने के लिए ये आंदोलन करते हैं, ग्रुप में करते हैं। हो सकता है आप देखेंगे किसी भी आंदोलन का ध्येय क्या होता है। अगर हम बात करें आंदोलन के ध्येय की, मोटो वाक्य क्या होगा, तो आप देखेंगे उस बात में कि वो आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं कि आप हमारी बात सुने। कोई भी समूह अगर रोड पे जा रहा है तो रोड पे जाने का मतलब है कोई आंदोलन कर रहा है, सरकार को चिताने के साथ साथ आपके इस नागरिक समाज का वो हिस्सा है, तो वो आपको भी क्या करेगा, वो आंदोलनकारी समूह आपका भी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगा और उनमें से ही कुछ लोग धीरे धीरे क्या है उनमें जुड़ते चले जाएंगे। एक चैन की श्रृंखला क्रिएट होती है अगर मुद्दा सामाजिक हित का है और अगर किसी खास विशेष वर्ग हित का होगा तो उस वर्ग हित के लोग उससे जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि भारत में क्या है सभी वर्गों को क्या एक अपनी यूनियन बनाने की छूट दी गई है, आप देख सकते हैं। तो इसी संदर्भ में हम बात करेंगे आंदोलनकारी समूह, तो देखेंगे दबाव समूह के समान किसी आंदोलन में ही आप देखेंगे ये भी दबाव समूह के समान ही बात हो रही है। याद रखिएगा कि ये भी दबाव समूह के समान ही क्या है आंदोलनकारी समूह भी होते हैं। इसी के दबाव समूह के प्रकार के रूप में कह सकते हैं। दबाव समूह कई प्रकार के हमने आपको बताया था कि दबाव समूह अधिकतर जो है पर्दे के पीछे बैठ के प्रेशर सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के लिए वास्तविकता होती है कि सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं कि हम ये, क्योंकि वो सरकार को फंडिंग भी करते हैं और फिर उनकी नीतियों को प्रभावित करते हैं। और देख सकते हैं इस संदर्भ में कि वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं वो एक पॉलिसीज़ मेकर के रूप में दबाव समूह क्या करते हैं अपनी नीतियाँ सरकार से मनवाते हैं। तो दबाव समूह के समान किसी आंदोलन में देखेंगे कई तरह के समूह शामिल होते हैं। आप इन्हें देखेंगे कि कई तरीके हमने आपको बताया, डॉक्टर समूह, किसान, बहुत सारे हैं। ऊपर आप देखेंगे इसमें कुछ उदाहरण दिए हमने आपको दिखाए हैं, क्योंकि ये क्रॉप की हुई एनसीईआरटी है। अगर आपको वास्तविक रूप से एनसीईआरटी पढ़नी है तो अगर आपको एनसीईआरटी सही समझना है, उसके क्रस के साथ लिखना है, उनकी वर्डिंग सीखनी है, तो आप जो पॉइंट फॉर्म में आप देखते हैं लोग जो तोड़ते हैं उसके बजाय आप क्रॉप की हुई एनसीईआरटी पढ़ें, क्योंकि आपको उससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी। तो हम देखेंगे जिसमें इनकी क्या होगी एक साधारण विशेषता का संकेत मिलता है। अधिकतर आंदोलन देख सकते हैं क्या करेंगे किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते। तो आप आंदोलन देखेंगे, आंदोलन हमेशा किसी खास मुद्दे, हमने मुद्दे बताए, मुद्दा नागरिक समाज से हो सकता है, राज्य से जुड़ा हो सकता है, सामाजिक हित से जुड़ा हो सकता है, आपसे जुड़ा हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि जिससे जो मुद्दा जुड़ा हो वही उस आंदोलनकारी समूह का हिस्सा बने, नहीं। ऐसा भारत में व्यवस्था है, आप देखेंगे चाहे वो न्यायिक व्यवस्था हो चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो। हमने आपको बताया कि अगर कोई सक्षम नहीं है किसी चीज़ के लिए कि तो उसके लिए क्या है समाज के कुछ वर्ग के लोग आके उनके लिए लड़ते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं। तो ये क्या है सामाजिक हित का मुद्दा हो तो ऐसे लड़ते हैं वो लोग और अपनी बात कहते हैं, लेकिन न्यायिक तरीके से। वो सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन न्याय मांगेंगे। आप देखेंगे ऐसे आंदोलन एक सीमित समय सीमा जो होता है, एक सीमित समय सीमा के भीतर किसी एक खास लक्ष्य को पाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे आप देखेंगे भारत में क्या है, जैसे हम कहें टीचर्स के लिए, जैसे प्राइमरी टीचर्स क्या करते हैं, वो भी कभी अपनी सैलरी, कभी कहते हैं कि हमको क्या है संविदा में परमानेंट किया जाए। तो एक सीमित समय सीमा के भीतर आंदोलन किए जाते हैं और लक्ष्य को पाना चाहते हैं, लेकिन क्या है लक्ष्य अगर पूरा नहीं होता है तो आंदोलन क्या होता है, आंदोलन का हिस्सा वो जो ग्रुप है बना रहता है, वो बीच बीच में सरकार को ध्यान जो है अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे अगर उनका लक्ष्य या ध्येय पूरा नहीं होता है तो भीतर
देख सकते हैं समय सीमा के भीतर क्या होगा, लक्ष्य को पाना चाहते हैं। कुछ आंदोलन देखेंगे ज़्यादा सार्वभौम होते हैं, आप देखें प्राकृतिक होते हैं। तो कुछ आंदोलन कैसे होंगे, ज़्यादा सार्वभौम होते हैं, मतलब हमने आपको बताया कि अगर नागरिक समाज से जुड़ा हुआ है, सामाजिक इससे जुड़ा है, जैसे भारत में दहेज प्रथा अधिनियम था, बाल मजदूर विवाह जो अधिनियम बना है, आप देखेंगे क्या है, ये सार्वभौमिक टाइप के मुद्दे हैं। और ठीक है, आप क्या है, एक मुद्दे आप अगर बात करें, भारत में अन्य मुद्दे हैं, आप देखेंगे कि सरकार उन पे लगातार काम कर रही है। आज सार्वभौमिक मुद्दों की एक लिस्ट बना सकते हैं, ये मुद्दे सार्वभौमिक हैं, ये हर घर में ऐसी समस्या आपको दिखाई पड़ेगी। तो क्या है, बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, जिसे क्या है, एक पोत जिसे कहेंगे पुराणपंथी लोगों ने क्या है क्रिएट की थी, हम कहेंगे, ठीक, और उस पर मोहर लगाई थी। उसी व्यवस्था को सार्वभौमिक रूप से क्या है, सामाजिक और कानूनी नीतियों के तहत जो है उनको बराबरी का हक दिलाने के लिए, चाहे वो महिला समाज का हिस्सा हो या समाज के अन्य हिस्से हों, या हम बात कहें जो सामाजिक समस्याएं होती हैं जिसे हम कहते हैं सोशल इशू, तो सोशल इशू भी कहीं ना कहीं सार्वभौमिक मुद्दे होते हैं। आप देखेंगे जब मुद्दे पे अगर कानून भी बन जाएगा तो मुद्दा ख़त्म नहीं होता। आप देखेंगे मुद्दे पर क्या है, लगातार काम करना होता है, रिव्यू करना होता है। तो आप देखेंगे कई सारे ऐसे सार्वभौमिक मुद्दे हैं भारत सरकार की नीतियों में, जो भारत देश आज़ाद हुआ, भारत देश का संविधान बना, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उन नीतियों को लगातार पॉलिसीज़ के रूप में चालू हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही मुद्दे हैं, जैसे भारत में क्या है, एक मिड डे मील की व्यवस्था है, आप देखेंगे साक्षर भारत के अभियान के रूप में आप देख सकते हैं क्या है, सभी को हर समाज के हर हिस्से पे क्या है शिक्षा पहुंचाना। आप देखेंगे जैसे क्या है, आज मोदी जी क्या कह रहे हैं, समाज के हर हिस्से तक क्या है सबको डिजिटल बनाने की बात करते हैं। तो उन्होंने इस मुद्दे को अपने क्या कर दिया, सार्वभौम रूप से जोड़ दिया कि आप डिजिटल हो जाइए, ठीक है, साक्षर होने के साथ। देख सकते हैं प्राकृतिक होते हैं और एक व्यापक लक्ष्य को बहुत बड़ी समय अवधि की हासिल करना चाहते हैं। इस सब में आप देखेंगे कि एक व्यापक लक्ष्य को बहुत बड़ी समय सीमा जिसे कहते हैं समय अवधि में हासिल ये करना होता है इन आंदोलनकारियों को, क्योंकि आंदोलनकारी अगर पैसे से डॉक्टर हैं, वकील हैं, किसान हैं, तो अगर लगातार आंदोलन करेंगे तो ये वापस काम पे कब करेंगे। आप देख सकते हैं किसानों का आंदोलन अभी चल रहा है, अगर ये आंदोलन लगातार चलता रहे साल भर तो भारत देश में क्या है बहुत सारी समस्याओं को जन्म होना शुरू हो जाएगा। आपको जो शहरों में बैठे हैं, हो सकता है जो आप खाना खा रहे हैं उसमें आपको कुछ प्राइस बढ़ के मिलने लगे, क्योंकि आप क्या है हर चीज़ आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर किसान रोड पे आ जाएं तो बाकी चीज़ें भारत सरकार की क्या है धीरे धीरे क्या है ब्रेक होने लगेंगी कुछ समय सीमा के बाद। देख सकते हैं कि क्योंकि आप देखेंगे ऐसे है मुद्दा, अगर हम बात करें जो है भारत के पड़ोसी देश नेबरहुड के रूप में, तो नेपाल में आप देखेंगे एक लोकतंत्र के आंदोलन का हिस्सा था, जो एक सार्वभौमिक हिस्सा था। आप देखेंगे ये क्या था, एक सार्वभौमिक मुद्दा था, इसे सार्वभौमिक मुद्दा था आप इसे कहेंगे। इस मुद्दे को देखेंगे और इसका विशेष उद्देश्य था कि राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य करना, क्योंकि राजा ने क्या है लोकतंत्र की प्रक्रिया को पलट दिया था। राजा वहाँ का क्या था, राजा थे, लेकिन राजा ने क्या किया, सारी लोकतंत्र के जो लोकतांत्रिक तरीके की काम थे उन सभी पे क्या था अपनी नीतियों को पलटते हुए और दोबारा राजतंत्र की नीतियों को लागू करने की कोशिश की थी। और इन्हीं नीतियों को वापस वहाँ की जनता ने क्या है एक सार्वभौमिक आंदोलन उठा, आप देखेंगे, और धीरे धीरे उनके राज परिवार को वो चीज़ माननी पड़ी, अंततः उन्हें देश भी छोड़ना पड़ा। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य करना पड़ा। इन आदेशों के द्वारा राजा ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। हमने आपको बताया भारत में आप देख सकते हैं, भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन ऐसा आंदोलन का अच्छा उदाहरण है। आप देख सकते हैं नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे, आप नर्मदा नदी को अगर देखेंगे तो मेधा पाटकर से जोड़ के देख सकते हैं इसे, क्योंकि मेधा पाटकर इन्होंने इस पर क्या है एक सोशल मूवमेंट के रूप में काफ़ी काम किया हुआ है नर्मदा नदी के और नर्मदा आंदोलन के संदर्भ में। कहीं ना कहीं आपको मेन सोशल इशू, सोशल जस्टिस सभी में काम आएगा। नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे जो है सरदार सरोवर जो बांध बनाया जा रहा था, इस डैम की ऊंचाई से बढ़ाने से क्या हो रहा था, उस एरिया में आप देखेंगे कई हजार किलोमीटर क्या था जो एरिया था, लैंड था या घर थे या गांव थे या क्या थे जो वन थे, वो सभी जलमग्न हो गए होने की व्यवस्था थी। इसी मुद्दे को लेकर जो है लोग क्या किए थे,
कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेधा पाटकर के साथ अन्य सोशल जो वर्कर थे या सामाजिक जो सेवार्थी कह सकते हैं, तो उन संदर्भ में क्या कहे, उनके साथ खड़े होकर आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि लोग विस्थापित हो गए थे। उन संदर्भ में कई लोग, कई घर, कई हजार लोग, लाखों लोग विस्थापित हुए थे। इस संदर्भ में यह आंदोलन खास मुद्दे को लेकर शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य था बांध बनाने को रोकना, लेकिन बांध बना, लेकिन बांध के बाद क्या हुआ, फिर बांध की ऊंचाई पे आता है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे आंदोलन ने व्यापक रूप धारण किया, सभी बांधों को और विकास के उस मॉडल पर सवाल उठाए जिस पर बांधों को अनिवार्यता साबित किया गया। तो इसी की ध्येय के साथ आप देखेंगे नर्मदा केस पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि बांध की ऊंचाई के संदर्भ में, और बांध की ऊंचाई के साथ उनको जो विस्थापित हुए थे उनको अलग से लैंड रेवेन्यू जो भी उनकी व्यवस्थाएं थी उनको सही तरीके से क्या था, दोबारा उनके घर बसाने के लिए सरकार को उन्होंने गाइडलाइन दी हुई थी। हम देखेंगे मॉडल पर सवाल उठाए गए जिसमें बड़े बांधों को अनिवार्य साबित किया जाता था। हम देखेंगे ऐसे आंदोलन क्या करते हैं में नेतृत्व तो बड़ा स्पष्ट होता है। देख रहे हैं आप, देखेंगे अगर नर्मदा बचाओ आंदोलन के संदर्भ में देखेंगे तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के संदर्भ में नेतृत्व जो था बड़ा स्पष्ट होता था कि लीडिंग, इसके मेन पॉइंट क्या हैं जिनको लेकर आप देखेंगे राजनीति, सरकार और न्यायपालिका दोनों की तरफ ध्यान इस पे था। आप देख सकते हैं उनका संगठन भी होता है, ठीक है। आप देखेंगे उनका संगठन मतलब जो इस आंदोलन का हिस्सा हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनका एक संगठन होता है, किसी संगठन के तले ही ये लोग काम कर रहे हैं, काम करते हैं। तो ऐसे आप देखेंगे, लेकिन ऐसे आंदोलन बहुत थोड़े समय तक ही सक्रिय रह पाते हैं। आप देखेंगे लेकिन ऐसे आंदोलन देख सकते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन के समय में लोग आंदोलन जरूर धीमा पड़ा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि आंदोलन लगातार की प्रक्रिया में चलता रहा था। अंततः सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत मिली और उन्होंने क्या किया, उन्हें न्याय मिला। आप देख सकते हैं कि किसी एक मुद्दे पर आधारित ऐसे आंदोलन के बरपक्ष के उन आंदोलनों को रखा जा सकता है। आप देखेंगे कि किसी एक मुद्दे पर आधारित एक आंदोलन होगा, ठीक है, मुद्दा था। जैसे हम बात कर दें नर्मदा बचाओ आंदोलन के संदर्भ में कि नर्मदा नदी से बांध से क्या होगा, लोग विस्थापित होंगे, ज़मीन चली जाएगी, घर बस जाए, उजड़ जाएंगे, गांव के गांव चले जाएंगे। तो क्या था, इसमें इस आंदोलन का एक मुद्दा था। ऐसे मुद्दे को उन्होंने उछाला और क्या था, उस एरिया के लोग सामाजिक रूप से ये देख सकते हैं ग्रुप में इकट्ठे हुए और उनको एक नेतृत्व मिला मेधा पाटकर के रूप में। अन्य भी पर्सनालिटी जो सोशल वर्कर थे उन्होंने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया और इस आंदोलन के हिस्से में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये आंदोलन एक सामाजिक मूवमेंट, एक बड़ा नेतृत्व, पूरे देश का नेतृत्व इसमें मिला और पूरे देश के लोगों ने इसमें क्या है अपना सहयोग और अपना बात रखी। और देखेंगे इस आंदोलन में रखा जा सकता है, लंबे समय तक चलते रहे जिसमें एक से ज़्यादा मुद्दे होते थे। फिर इन मुद्दों में आप देखेंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में सिर्फ क्या था, बांध की ऊंचाई, बांध बनाने के लिए या बांध की ऊंचाई के लिए कहें, इसके साथ क्या है, लोग विस्थापित हुए। लोग विस्थापन के साथ आप देखेंगे कि जो वहाँ की लैंड और वहाँ के फॉरेस्ट वन एरियाज थे आप उन्हें देख सकते हैं इस संदर्भ में। तो आप देखेंगे कि इन हितों को रखा गया था। आप इन्हें देखेंगे पर्यावरण के आंदोलन, आप देखेंगे महिला आंदोलन ठेठ ऐसे आंदोलनों का मिसाल है, ठीक है। ऐसे आंदोलनों के नियंत्रण अथवा दिशा निर्देशन के लिए कोई एक संगठन नहीं होता है। आप देखेंगे पर्यावरण के आंदोलन थे तथा महिला आंदोलन ऐसे मिसाल हैं। तो पर्यावरणीय आंदोलनों को आज भारत में देख सकते हैं, बाबा आमटे का नाम ले सकते हैं पर्यावरण आंदोलन के रूप में। और अन्य आंदोलन आप देखेंगे टेढ़ी गढ़वाल में बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। अगर आप उत्तराखंड जाएं, आप पर्यावरण को लेके भारत के हर हिस्से में आप देखेंगे आज पर्यावरण के लिए आंदोलन चल रहे हैं। अगर हम ग्लोबल रूप से बात करें तो ऐसे बहुत सारे आंदोलन काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि पर्यावरण कहीं ना कहीं आप देखेंगे हिमालय को लेकर, चाहे अन्य आप देखेंगे भारत की जो रेंजेज हैं आप देखेंगे उन पे जो पर्यावरण के खतरे हैं, बहुत सारे ग्लेशियर को देख सकते हैं। सरकार का ध्यान चेताने के लिए बहुत सारे पर्यावरण आंदोलन चला रहे हैं और पर्यावरणविद कहेंगे हिंदी में। और आप देखेंगे पर्यावरण आंदोलन के अंतर्गत अनेक संगठन, खास मुद्दे पर आधारित आंदोलन शामिल हैं। पर्यावरण का आंदोलन मतलब उस पर्यावरण से रिलेटेड मानव जुड़ा होगा, वहाँ के जीव जंतु जुड़े होंगे, वहाँ के हैबिटेट में आप देखेंगे कि वहाँ के हैबिटेट में अगर बात करेंगे मानव जीव जंतु, वहाँ का क्या है क्लाइमेट होगा, सभी चीज़ों को
इवन आप देखेंगे जो वैश्विक टेम्परेचर की बात होगी वो भी उस हैबिटेट का हिस्सा है पर्यावरण आंदोलन का। तो आप देखेंगे किस किस हिस्से को इसमें शामिल किया जाता है। तो सबके संगठन अलग अलग हैं। सामाजिक आंदोलनों की बात करेंगे, दबाव समूह नागरिकों को कई तरीके के लामबंद करने की कोशिश करते हैं। इसके आप देखेंगे कोलाज में कुछ ऐसे तरीकों को दिखाया गया है, आप इन्हें देख सकते हैं। इस मुद्दे को आप देखेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको एक्ट आया था, ठीक है, इस पर भी सरकार ने बहुत नानुकुर की थी लेकिन अंततः देना पड़ा इन्हें। आप देखेंगे तो हैं और जल के मुद्दे को देख सकते हैं, ये क्या थे, ये सभी सामाजिक हैं। तो सूचना के अधिकार हाल सांसद ने पास किया, मतलब उसी समय के समय एनसीईआरटी में लिखा गया होगा। तो देखें इस कानून के क्रियान्वयन बाधा पहुंचाने हेतु यहाँ दिखाया गया है। तो इस कानून के क्रियान्वयन में क्या था, एक बाधा पहुँचाने के लिए कुछ खास मुद्दों को दिखाया गया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जल वाला मुद्दा है। तो क्या था, जल के मुद्दे पर लोग इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे लेकिन कुछ मुद्दों को नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अंततः किसानों ने क्या, इस हैंडपाइप के थ्रू के देख सकते हैं कि जब इस जल के माध्यम से दिखाया गया इस हैंडपाइप को, आप समझ सकते हैं कि अपने जो हैं नेताजी अपने सामने खड़े हुए हैं तो क्या है, वो इन्फॉर्मेशन देने से मना कर रहे हैं। अंततः जो है सामाजिक संगठन या लोगों के समूह ने क्या है, इस हैंडपाइप के माध्यम से सूचना का अधिकार निकालने की कोशिश की। तो सरकार का गाल फूल गए। तो देखिए सरकार के गाल फूल गए लेकिन अंततः उनको अपना मुंह खोलना पड़ा और सूचना का अधिकार के तहत उन्हें सूचना देनी पड़ी। अब देखेंगे नेतृत्व भी अलग कह सकते हैं, अलग अलग आप देखेंगे फारसी और उर्दू शब्दों का प्रयोग अपनी एनसीईआरटी में किया गया है। तो नेतृत्व भी अलहदा है। तो आप देखेंगे तो नेतृत्व कहीं ना कहीं क्या है, एक करिश्माई अलहदा की बात है, यहाँ करिश्माई से जोड़िएगा आप, ठीक है इसे। तो नेतृत्व भी आप देखेंगे नीतिगत मामलों को पर अक्सर इनकी राय अलग अलग होती है। इसके बावजूद एक व्यापक उद्देश्य के साथ ये साझेदार हैं और आप ये भी देखेंगे इनका दृष्टिकोण एक जैसा है। आप ये भी देखेंगे क्या है, नीतिगत मामलों में इनकी राय अलग अलग हो सकती है क्योंकि एक नीति होगी तो उसमें क्या है 10 लोगों की राय अलग अलग होगी लेकिन उद्देश्य इनका कहीं ना कहीं अलग होगा। आप देख उद्देश्य एक ही होगा, नीतियां अलग अलग हो सकती हैं लेकिन उद्देश्य अलग अलग एक ही है। तो आप देखेंगे इसके बावजूद एक व्यापक उद्देश्य के तहत ये लोग साझेदारी करते हैं क्योंकि इनका उद्देश्य क्या होता है, आपने एक हम आपको एक क्या है, हम आपको एक इंदिरा सिविल सर्विसेज का चैनल बनाए, हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा तरीका अलग है, नीति अलग है और दूसरे चैनल की नीति अलग है लेकिन दोनों का उद्देश्य सेम है। आप देख सकते हैं कि आपको क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना, आप अच्छे मार्क्स लाएं। आपकी ये आपको देखना है कि आप कैसे किन चीज़ों को ऑप्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि इसके बावजूद एक व्यापक उद्देश्य के इस साझेदारी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सबका उद्देश्य समान है, उनका दृष्टिकोण एक जैसा है। इसी वजह से इन्हें एक आंदोलन यानी आप देखेंगे इसी वजह से एक आंदोलन यानी पर्यावरण आंदोलन नाम दिया गया। हमने इस चीज़ को आप ना जाए, आप देख सकते हैं हमने अगर 2 पर्यावरण संगठन होंगे जो दोनों क्या आंदोलन कर रहे हैं, दोनों का उद्देश्य क्या है, पर्यावरण को बचाना, तो दोनों एक साथ मिलके इसको लड़ सकते हैं। कभी कभी ऐसे व्यापक आंदोलन ढीला सा सारमावेशी संगठन होता है, ढीला ढाला, तो आप देखेंगे हिंदी में भी आपको खूब अच्छे शब्दों का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो कभी कभी ऐसे व्यापक आंदोलनों का आप देखेंगे क्या है, एक ढीला ढाला सा सार समावेशी संगठन होता है। मिसाल के लिए अगर हम बात करें इस एग्जाम्पल के रूप में तो नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, तो देखेंगे NAPM आप देखेंगे ये संगठन क्या था, नेपाल का जुड़ा हो, याद रखिए ना, कहीं ना कहीं नेशनल अलायंस पीपल्स मूवमेंट के रूप में है जो, और ये नेपाल का है या आप देखेंगे नेशनल है, तो सॉरी ये नेपाल का नहीं है, नेपाल का दूसरा था वो 7 अलायंस था, ठीक है, वो उसका नाम था 7 अलायंस। तो ये है नेपाल के संदर्भ में आप देखेंगे नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट एक ऐसा संगठन है जिसमें मुद्दों को संघर्ष कर आप देखेंगे क्या है, जन आंदोलन और संघर्ष की बात करें तो आप क्या है हर चीज़ में संघर्ष कर रहे हैं। तो अनेक आंदोलनकारी समूह इस संगठन के घटक हैं। आप देखेंगे नेशनल अलायंस पीपल्स मूवमेंट में बहुत सारे संगठन मिलकर इस नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट को चला रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका ध्येय आप देखेंगे मोटो वाक एक ही होगा, इसीलिए ये क्या है पर्यावरण के लिए है, तो पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे होंगे। तो देखेंगे ये संगठन अपने देश में अनेक जन आंदोलनों की गतिविधियों में तालमेल बैठाने का काम करता है, मतलब
मीडिएटर के रूप में है। जैसे क्या है, दो लोगों की शादी होनी हो तो एक मीडिएटर आएगा कि भैया तुम मान जाओ हम तुम्हारी शादी करवा दें। तो ये मीडिएटर हैं कहीं ना कहीं, नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट एक मीडिएटर हैं, देख सकते, ठीक है। तो आप इन्हें कहेंगे। तो ये संगठन अपने देश में अनेक आंदोलनों की गतिविधियों में तालमेल बैठाएगा, आपकी नीतियों में तालमेल बैठाएगा, ठीक। कि चलिए दोनों लोग मान जाओ, दोनों का उद्देश्य सेम है और मिल जाइए और आगे बढ़ जाइए। तो देख सकते हैं कि दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कैसे असर डालते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपसे ये क्वेश्चन के रूप में याद रखना है, ठीक। कि हम यहाँ क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या आप इस मत से सहमत है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होते हुए भी भारत एक लोकतांत्रिक देश होते हुए भारत के लोगों को मताधिकार, ठीक है, अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होने के साथ भारत में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो शासन व्यवस्था है चलती लोगों पर आधारित है, तो अंतिम सत्ता लोगों से मिलती है। इसके बावजूद भी दबाव समूह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर या भारतीय लोकतंत्र पर दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर आंदोलन जो है दबाव समूह और आंदोलनकारी जो रणनीतियाँ भारतीय शासन व्यवस्था पर कैसे असर डालती हैं, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ चाहे तो क्वेश्चन लिख भी सकते हैं। और दूसरे की बात करेंगे, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरीके से असर डालते हैं, ठीक है। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूह और आंदोलनकारी राजनीति जो है भारतीय शासन व्यवस्था पर कई तरीके से असर डालते हैं? आप चर्चा कीजिए। दोनों ही क्वेश्चन बन रहे हैं, हमने यहाँ लिखा हुआ नहीं है। अगर आप इसको पहले क्वेश्चन को अगर बहुत कहें तो बोल दें, क्योंकि इस पर कुछ किसी जगह हमने मॉडिफाई किया हुआ है। हम बात करेंगे कि क्या आप इस मत से सहमत हैं, ठीक है, कि भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूह और आंदोलन भारतीय राजनीतिक शासन व्यवस्था पर असर डालते हैं या कैसे असर डालते हैं? दोनों तरीके से, या तो कैसे असर डालते हैं चर्चा कीजिए, क्या असर डालते हैं चर्चा कीजिए, या समीक्षा कीजिए। दोनों तरीके से क्वेश्चन यहाँ निकल रहे हैं। ये आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चन दिखा रही है, आप देख सकते हैं। हम आगे बात करेंगे कि दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे जो दबाव समूह हैं और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दबाव समूह आंदोलन, जैसे हम बात करेंगे भारत की राजनीतिक व्यवस्था में पार्टी सिस्टम में भी क्या करेंगे, एक जो पार्टी है वो भी अपने लक्ष्य बनाएगी। पहले क्या करेगी, एक दबाव के समूह के रूप में सरकार के सामने आए, जब पार्टी बनाने फॉर्मेशन होने से पहले, फिर आंदोलन करे, फिर क्या करेगी, जनता का समर्थन पाएगी, फिर सहानुभूति पाएगी, अंततः पार्टी क्रिएट कर देगी, हम आपके लिए काम करेंगे। भारत में ऐसी बहुत सारी शासन व्यवस्थाओं को आप देखेंगे, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों का क्रिएशन हुआ हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, अन्य हिस्से में भी चले जाएंगे आपको दिखाई पड़ेंगे, चाहे बिहार हो, कहीं भी जाइए तो उसी तरीके से आप दबाव समूह के रूप में देखेंगे कि दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं कि ये दबाव समूह का लक्ष्य होता है। दबाव समूह इसी टेक्निक को, कि दबाव समूह जो बनाया जाता है वो भी कुछ टेक्निक होते हैं, आंदोलन जो किया जाता है वो भी उसकी कुछ नीतियाँ पॉलिसीज होती हैं। दबाव समूह की जो भारत में क्या है कुछ पॉलिसीज हैं। विश्व के दबाव समूह की बात करें, उनकी भी कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ टेक्निक होती हैं, कुछ पॉइंट होते हैं, उन्हीं आधार पर वो दबाव समूह क्रिएट होते हैं और सरकार पर प्रभाव या असर डालते हैं, नीतियों को प्रभावित करते हैं, सरकार की नीतियों को। अब भारत में क्या है, एसोचैम, फिक्की, ये सभी दबाव समूह के हिस्से हैं। बेहतरीन तरीके से समझें, कभी आपसे दबाव समूह पूछा जाए कि एसोचैम, दबाव और फिक्की क्या ये दबाव समूह का हिस्सा है, तो आप जरूर आंसर मारिए कि ये भारत के कहीं ना कहीं क्या है, प्रेशर ग्रुप्स हैं। आप इन्हें सीधे से लिख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसके लिए सूचना अभियान चलाना, बैठक आयोजित करना अथवा अर्जी दायर करने जैसी तरीकों का सहारा लिया जाता है। ठीक है, दबाव समूह में आप ऐसे भी हो सकते हैं। अधिकतर समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मामलों पर मीडिया ध्यान दें। तो क्या करेंगे, मीडिया को आकर्षित करेंगे, कुछ ऐसी जगह मूवमेंट करेंगे पहले कि लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाए। जैसे क्या है, पहले गली नुक्कड़ पे क्या करेंगे, एक नाटक करेंगे, लोग मिलेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। भारत में क्या है, आप देखेंगे अगर डीपीएसपी के जो प्रोग्राम कह सकते हैं या भारत के कहेंगे, जिस पे सरकार अपने नीतियों को जनता तक जागरूक करने के लिए गली नाटक
गली नुक्कड़ के नाटक करती है, रंगमंच का सहारा लेती है, मीडिया का सहारा लेती है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि भारत में जो दबाव समूह हैं वो भी पहले क्या करेंगे, या आंदोलनकारी समूह हैं, गली गली आपको कैंडल मार्च करते हुए दिखाई पड़ेंगे, गली गली आपको क्या है नुक्कड़ नाटक करते हुए दिखाई पड़ेंगे, और नाटक करते हुए क्या है लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे। और आकर्षित करने के साथ साथ आप ये भी देखेंगे फिर धीरे धीरे इनमें लोगों को जागरूक करेंगे कि लोग पहले जाने कि ये मुद्दा क्या है समाज में। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे वो मुद्दा जो है गली से निकलकर रोड पे आएगा, मेन रोड से निकलकर वो एक क्या है एक प्लेन मैदान पे चला जाएगा, जहां एक जनमास का रूप ले लेता है, या मास मीडिया के रूप में आप देख सकते हैं। हम भारत की बात करेंगे, ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि सरकारी कामकाजों में पहुंचाने का सहारा तभी लेंगे जो ऐसे अगर दबाव समूह होंगे जो क्या है या तो किसी खास वर्ग हित का उस सरकार की नीतियों में ध्यान नहीं होगा, या उनके लिए काम नहीं किया होगा, या सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाई है जो क्या कर रही होगी कि किसी खास वर्ग को या किसी समूह को उसमें क्या है या तो छोड़ दिया है, या कुछ ऐसे क्रिएशन किया है जिसको लेकर क्या है कुछ खास समूह के अधिकार छिन रहे होंगे, जो एक क्या है यूनिवर्सल राइट हैं जिनके, उसमें से भी कुछ आप देख सकते हैं कुछ पॉलिसीज़ के तहत सरकार ने कुछ अधिकार छीन कर किसी और को दिए हों। तो इस अधिकारों को लेने के लिए भी लोग जब छीनते हैं, जब आपके पास से कोई चीज़ छिनेगी तो आप क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो देख सकते हैं कि मजदूर संगठन, कर्मचारी संघ, अधिकतर आंदोलनकारी समूह, हमने तो वो एग्जाम्पल आपको पता है, लेकिन ये आप देख सकते हैं जो कैसे हैं हड़ताल बाधा पहुंचाने के लिए। मतलब आपसे बात हो रही है कि अगर हम बात करें कुछ अन्य तरीक़ों की कि अन्य भी तरीके हैं, तो आप देखेंगे उसमें मजदूर संगठन मतलब सरकार की नीतियों में बाधा पहुंचा रहे, मतलब हमारी मजदूरी बढ़ाई है। कर्मचारी संघ मतलब हमारे जो है आप देखेंगे क्या है अलायंस बढ़ाइए, आप देखेंगे उनकी जो क्या है क्या करेंगे हमारी तनख्वाह बढ़ाइए, हमारे लिए ये व्यवस्थाएं कीजिए, तो सरकार की नीतियों में बाधा डाल सकते हैं। समूह अक्सर ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने की बजाय बाध्य हो, सरकार को इस तरीके से ध्यान कोशिश करते हैं कि सरकार बाध्य हो जाए अचानक। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से व्यवसाय लेते हैं। हम बात करेंगे व्यावसायिक समूह अक्सर पेशेवर होते हैं, आप इसे देखेंगे लॉबिस्ट के रूप में नियुक्त होते हैं, महंगे विज्ञापनों का प्रयोजित करते हैं। दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्तिगत सरकार क्या करेंगे सलाह देने वाली समितियां, ठीक है, सलाह देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में शिरकत कर सकते हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। तो व्यवसाय के रूप में तो व्यवसाय समूह क्या करेंगे अक्सर पेशेवर होंगे, लॉबिस्ट होंगे, लॉबिस्ट का मतलब आप क्या है प्रेशर दबाव समूह हो गए, नियुक्त होंगे, महंगे विज्ञापनों को प्रायोजित करेंगे। दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह को कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में शिरकत कर सकते हैं। तो आप फिक्की एसोचैम देख सकते हैं एग्जाम्पल है भारत में अच्छे से, और अगर अमेरिका जाएँ तो आपको और अच्छे से दिखाई पड़ेगा। वहाँ क्या है वहाँ कुछ एक नियामकी स्वतंत्रता आयोग बना हुआ था, तो उस क्या है उसमें सारे डिपार्टमेंट को जो है एक तरीके से रेगुलेटिंग बॉडी है उनकी, उस बॉडी के तहत क्या है वहाँ के प्रेशर्स ग्रुप्स उनमें अपने लोगों को भी बैठाते हैं और वो एक दूसरे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन ये सरकार का है ना कि किसी दबाव समूह का संगठन है, याद रखिएगा। अगर स्वतंत्रता नियामकी आयोग की बात करेंगे अगर अमेरिका में, वो सरकार ने अपने डिपार्टमेंटों में कोऑर्डिनेशन के लिए कि अगर कोई काम कर रहे हैं तो अन्य डिपार्टमेंटों से आप कोऑर्डिनेशन करेंगे कि आपको यहाँ हम ये काम कर रहे हैं, आपकी कोई समस्या है या यहाँ कोई आपका काम पड़ा हुआ है। ये क्या है भारत में अगर ऐसी वर्किंग व्यवस्था हो कि एक ऐसा आयोग बने कि सारे डिपार्टमेंट आपस में क्या है कोई कार्य बने पहले, तो उसमें क्या है एक नियामकी आयोग बने, सबको उसने भेज दिया, इशू लेटर किसी कर दिया कि ये काम होगा, तो देख सकते हैं नियामकी आयोग क्या करेगा। उन्हीं आयोगों में आप अगर हम बात करेंगे कि अगर जैसे भारत में क्या है एक तरफ रोड खुद बनती है, दूसरी तरफ आते हैं कौन जो भारत संचार निगम वाले या अन्य विभाग वाले क्या करते हैं रोड खोद के चले जाते हैं, तो क्या है ये कोऑर्डिनेशन की कमी है। इसी कोऑर्डिनेशन को करने के लिए स्वतंत्रता नियामकी आयोग ने एक आयोग बनाया है कि अगर ये रोड बननी है तो पहले यहाँ क्या है PW रोड बनाएगी, इससे पहले यहाँ क्या है
जो है नगर निगम वालों को अगर यहाँ पे क्या सीवर लाइन बिछानी है, अगर संचार निगम वालों को क्या है देख यहाँ तार बिछाने हैं, बिजली वालों को यहाँ बिजली लाइन लगानी है, तो आप पहले ये काम करेंगे, रोड बाद में बनेगी। तो यही स्वतंत्रता नियामकी आयोग रेगुलेटरी बॉडी है, आप देख सकते हैं। हालांकि दबाव समूह और आंदोलन दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते। आप देखेंगे दबाव समूह की हमने बात की, फिक्की, एसोचैम, अन्य संगठन भाग नहीं लेते हैं, तो वो राजनीतिक दलों पर असर डालते हैं, सीधी सी बात है। यही दबाव समूह है। व्यवहारिक रूप में अधिकतर आंदोलन किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होते हैं, लेकिन उनका राजनीतिक पक्ष होता है। देख सकते हैं उन क्या है वो व्यवसायिक घराने होंगे, तो सीधे वो राजनीति में इम्प्लीसिट नहीं होंगे। अपने व्यवसाय को छोड़कर उनका एक और जो है पर जो पक्ष होगा, वहाँ वो उनके माध्यम से क्या करेंगे, उनको प्रभावित करेंगे। आंदोलन और सरकार को भी कहीं ना कहीं दबाव समूह की अव्यवस्था हो गई। अगर हम बात करें कि आप इस मत से सहमत हैं कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूह और सरकार एक दूसरे को सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम की जो पॉलिसी हैं कह सकते हैं, उनमें कहीं ना कहीं दबाव समूह और राजनीति एक साथ समांतर विचारधारा या नदी की कह सकते हैं कि एक बहती हुई विचारधारा है। नदी तो नहीं कहेंगे, दो किनारे कभी नहीं मिल सकते, तो जो साथ साथ चल रहे हों। तो हम बात करेंगे कि भारत जो है क्या आप इस मत से सहमत हैं कि दबाव समूह और राजनीति जो है शासन व्यवस्था, दबाव समूह और शासन व्यवस्थाएं दोनों एक दूसरे के क्या है समानांतर हैं या समानार्थी हैं? आप समालोचनात्मक समीक्षा या अपना उत्तर दीजिए, जो भी आप लोग अच्छा कर सकते हैं। आंदोलन के संदर्भ में आंदोलन की राजनीति विचारधारा होती है। हमने आपको पहले भी बताया कि आंदोलन की एक राजनीति होगी, विचारधारा होगी, राजनीतिक पक्ष होगा, आप देखेंगे। और राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच क्या होगा, क्या रिश्ता कई रूप धारण कर सकता है। ठीक है, आप देखें राजनीतिक और दबाव समूह, हमने अभी आप जो क्वेश्चन बताया कि कहीं ना कहीं तो रूप धारण कर सकता है। तो राजनीतिक दल और दबाव समूह क्या है कि भारत जो शासन व्यवस्था में एक रिश्ता है, इस पे आप ये रिश्ता ही है, आप देखेंगे कि इस पे आप चर्चा कर सकते हैं, क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, आंसर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन बनाइए यहाँ से, और क्वेश्चन हमने आपको बता भी दिया है कि जैसे क्या है भारतीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच क्या आपको कोई रिश्ता दिखाई पड़ता है या कई रिश्ते धारण करते हुए दिखाई पड़ते हैं? आप इसका उत्तर व्याख्यात्मक या समालोचनात्मक रूप से लिखें, जिसमें प्रत्यक्ष हो, कुछ तो प्रत्यक्ष हैं, कुछ अप्रत्यक्ष, तो आपको समालोचना लिखनी है। इसमें हम बात करेंगे आगे। तो कुछ मामलों में दबाव समूह सामाजिक जो समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए जाते हैं अथवा उनका नेतृत्व राजनीतिक दल के नेता करते हैं। कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की शाखा के रूप में काम करते हैं, आप देख सकते हैं। कुछ दबाव समूह ऐसे होंगे जो राजनीतिक दल के रूप में शाखा करेंगे। उदाहरण के लिए भारत के अधिकतर क्या होंगे, मजदूर संगठन, छात्र संगठन, बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए हैं। ऐसे संगठन उनमें क्या है संबद्धता राजनीतिक दलों से है। तो आप ऐसी चीज़ों को देखेंगे, उनका नेतृत्व राजनीतिक दल के नेता करते हैं। कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन या तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए हैं, उनकी संबद्धता राजनीतिक दलों से है, आप इसे देख सकते हैं। ऐसे दबाव समूह का अधिकतर नेता अमूमन किसी न किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता होते हैं। तो दबाव समूह के नेता होते हैं, आप देख सकते हैं, दबाव समूह के कार्यकर्ता होते हैं। दबाव समूह स्वयं रूप से राजनीतिक दल क्रिएट नहीं करेगा। दबाव समूह स्वयं क्या करेगा, राजनीति में हिस्सा नहीं बनेगा। अमूमन एक्सेप्ट कहेंगे, कुछ भारत में ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एक दबाव समूह के रूप में थे, फिर उन्होंने क्या है भारतीय राजनीति का हिस्सा भी बने। लेकिन आप देखेंगे कि कभी कभी आंदोलन देख सकते हैं राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेते हैं। तो कभी कभी आंदोलन का रूप राजनीतिक दल, हमने आपको बताया था अभी कि उदाहरण के लिए विदेशी लोगों के विरुद्ध छात्रों ने असम आंदोलन चलाया। ठीक, हम बात विदेशी का मतलब था बांग्लादेश वाले हैं ये, ठीक है, आप याद रखिएगा। और जब इस आंदोलन की समाप्त हुई तो इस आंदोलन ने असम गण परिषद क्रिएट कर दिया और इसी असम गण परिषद के रूप में उन्होंने असम में चुनाव लड़ने शुरू किए और सरकार का हिस्सा बन गए। तो आप देखेंगे सन 1930 और 1940 के दशक में आप देखेंगे तमिलनाडु में एक समाज सुधार आंदोलन चला है। याद रखना सोशल मूवमेंट है तो सोशल इशू, सोशल जस्टिस दोनों चल रहे हैं, यही लिखना है आपको। तो डीएमके और डीएमके के मतलब डीएमके AIAMDMK करुणानिधि और जो थी वो अम्मा थी हमारी, देख सकते हैं। तो दोनों की जो पार्टियां हैं तो अम्मा जी और डीएमके वाले
तो पार्टियों की जड़ें इन समाज सुधार आंदोलनों में ढूंढी जा सकती हैं। आप इन्हें देखेंगे, हम बात करेंगे इस संदर्भ में। आंदोलन अधिकांशतः दबाव समूह और आंदोलन कई राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। तो आप इन्हें देख सकते हैं कि अधिकांशतः दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। आप बार बार ये चीज़ बता रहे हैं कि दबाव समूह का कभी भी प्रत्यक्ष, जो वास्तविक दबाव समूह होंगे, वेबसाइट फिक की, एसोसिएम की हमने बात बार बार कर रहे हैं, तो क्या होंगे ये दबाव समूह आंदोलन का या राजनीतिक दलों का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। आप देखेंगे क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से क्या है, अपना आंदोलन नहीं करते हैं। तो किसी विरोधी पक्ष लेते हैं कि दोनों परस्पर क्या है, विरोधी पक्ष लेते हैं, फिर इनके बीच संवाद कायम होता है। ये बताया जाता है कि दबाव समूह किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे दबाव समूह आंदोलन का और आंदोलन का यहाँ छूटा है, आंदोलनकारी होगा ये, ठीक है। एनसीईआरटी वालों ने आपके लिए कुछ छोड़ दिया करने के लिए, आप भी कुछ कर लीजिए। तो अधिकांशतः दबाव समूह और आंदोलनकारी, ठीक है, हम भी आपके लिए कुछ छोड़ दे रहे थे। तो आंदोलनकारी राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखते हैं या प्रत्यक्ष इनका संबंध नहीं होता है, याद रखना, नहीं होता है करिए, ठीक है। दोनों परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं, मतलब एक तरफ आंदोलन होगा, दूसरी तरफ दबाव समूह क्या है, दो पक्षों का लेंगे, एक तरफ ये सहारा लेंगे, एक तरफ ये। दो जैसे क्या है, दो लोग आपस में लड़ गए तो दो व्यक्ति क्या करेंगे, एक इसका सहारा लेंगे, इसका सहारा लेंगे, और क्या करेंगे, दोनों को या तो क्या करेंगे, या तो जुलाएंगे या दोनों को लड़ाएंगे। तो क्या करेंगे, अपने हितों को इंटरेस्ट जगाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, देखिए हम तुमसे जुड़ना चाहते हैं। वैसे ही दूसरा पक्ष इसके साथ जुड़ेगा, वो भी कहेगा हम तुम्हारे साथ हैं, हम जुड़ना चाहते हैं। और भारतीय राजनीति में ऐसी ही व्यवस्था क्रिएट हुई है, आप देखेंगे। तो दोनों परस्पर कहीं ना कहीं जो है, एग्जाम्पल आया तो आपको बता दिया, तो दोनों परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं, परस्पर दोनों लोगों का, क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट जगाना चाहते हैं, अपना हित। तो क्या करें, इसकी आलोचना करते हैं। जब एक आदमी एक के साथ जुड़ेगा तो क्या करेगा, किसी तीसरे की आलोचना होगी, और तीसरे का दूसरे का जुड़ेगा तो वो क्या करेगा, जो पहला और दूसरे ने आलोचना की है इन दोनों की आलोचना करेगा। जो कौन, चौथा व्यक्ति। तो चौथा व्यक्ति इसकी करेगा और इसकी भी करेगा। तो इस तरीके से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा ये याद रखिएगा। और सुलह की बातचीत फिर चलाते हैं, या तो हमने कहा ये सुलह करेंगे या फिर क्या करेंगे, या फिर आपस में इनके साथ संवाद कायम करेंगे, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट कायम हो जाएगा, दोनों को जब फायदा हो जाएगा, दोनों का काम निकल जाएगा दोनों से, तो क्या करेंगे कि अब इसकी आपस में सलाह करा दो। हम व्यक्ति बता रहे, ये संगठन से नहीं जोड़ रहे, याद रखिएगा इसे। तो देख सकते हैं आंदोलनकारी समूह ने नए नए मुद्दे उठाए। अब इसी तरीके से हम इन मुद्दों की बात करेंगे तो इन मुद्दों को समझ सकते हैं कि इन मुद्दों में आप देखेंगे कहीं ना कहीं क्या है, इन मुद्दों का रूप भी इसी तरीके से सामने आ रहा है। आप इन्हें देख सकते हैं कि दो दल हैं या दो दबाव समूह हैं, ठीक है, आंदोलनकारी हैं। तो एक दबाव समूह एक आंदोलनकारी का साथ लेगा, एक दबाव समूह दूसरे आंदोलनकारी का साथ लेगा, फिर दोनों के बीच क्या करेगा, एक संवाद कायम कराएगा। दोनों को इंटरेस्ट अलग अलग दोनों से जुड़े हैं, दोनों इसलिए दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इनसे मुझे अपना इंटरेस्ट लेना है। तो आप देखेंगे यही आंदोलनकारी समूह ने नए नए मुद्दों पर क्या है, ऐसे संवाद कायम होगा, बातचीत चली होगी, फिर एक सुलह कायम हो जाएगी। और इसी सुलह के साथ आप देखेंगे आंदोलनकारी समूह ने नए नए मुद्दे उठाए। फिर देखेंगे फिर आंदोलनकारी क्या कहते हैं, एक नए नए मुद्दे उठाए जाएंगे और राजनीतिक दलों ने इन मुद्दों को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। आप देखेंगे राजनीतिक दल आएंगे तो इन मुद्दों को क्या धीरे धीरे, तो आप देखेंगे कि ये आंदोलनकारी समूह के ऊपर, आंदोलनकारी अगर समूह की बात करें तो आंदोलनकारी एक समूह हायरार्की सिस्टम हो गई कहीं ना कहीं। तो आप देखेंगे कि अगर वास्तविकता करें आंदोलन, ये आंदोलनकारी हैं तो ये राजनीतिक दल हैं। तो आप देखेंगे ये हायरार्की सिस्टम है। और वास्तविक रूप से आप देखेंगे अगर, तो ये दबाव समूह बैठे हुए हैं जो वास्तविक रूप से राजनेताएं क्रिएट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनसे भी जुड़े हैं, इनसे भी जुड़े हैं। तो आप इस तरीके से देखेंगे इस आंदोलनकारी के साथ कहीं ना कहीं आप देखेंगे क्या है, जो है कहें जन के लोग, जन या लोग कह सकते हैं, जन या लोग कहेंगे, लोग जुड़े हुए हैं इस आंदोलन में।
तो इस आंदोलनकारी के भी एक नेता हैं, तो इस नेता के लोग जुड़े हुए हैं और ये सिस्टम क्रिएट होता है। राजनीतिक दलों के अधिकतर नेता दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह से आते हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो को आगे हम चैप्टर पे चर्चा करेंगे, क्या दबाव समूह आंदोलन को प्रभाव, क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं। हम भारत यहाँ क्वेश्चन भी ये बन रहा है और ये पॉइंट भी है, यहीं से वीडियो शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में, तो आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक दिखाई पड़ते हैं भारतीय शासन व्यवस्था या वैश्विक शासन व्यवस्था में। जहां भी आपको कंपैरेटिव हिस्ट्री लिखेंगे तो कुछ देशों के संविधान को लिख सकते हैं वहां की व्यवस्था में, या भारत के संदर्भ में, तो आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें, कंपैरेटिव भी लिख लें और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में भी ये लिख सकते हैं आप। और जब इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्वेश्चन लिखेंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ पॉइंट, कॉम्पिटेटिव पॉइंट भी आप इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि दबाव समूह की व्यवस्था कैसे है, अगर आप जोड़ सकते हैं बेहतरीन एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी हम जब इस पर चर्चा करेंगे तब हम इस पर बताएंगे। तब आई होप हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।